नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हिंद। दर्शकों, 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर के बाद बहुत कुछ बदला है और आप देखिए कि भारत का और कोई भी राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अब उसी तरीके से आम राज्य हो गया है कश्मीर। और वह कश्मीर जो कभी 370 के फर्जी आवरण में एक विशेष राज्य का दर्जा पाया था, आप सोचें कि ये कैसी सुखद स्थिति है कि कोई राज्य आम राज्य हो जाए, कोई स्टेट भारत के तमाम और स्टेट की तरह बिल्कुल सामान्य स्टेट हो जाए, उसका विशेष दर्जा खत्म हो जाए और ये राष्ट्र के लिए शुभ बात हो, ये समाज के लिए शुभ बात हो। ये भी अपने आप में अनूठा है। पिछले 9-10 साल में इस देश ने बहुत कुछ देखा है, उसी में ये भी देख रहा है। गौरव जी, इस समय कश्मीर के उड़ी में हैं, एलओसी पर कहीं। बहुत कुछ बताना उचित नहीं होगा, लेकिन दर्शकों आपको ये भी पता है कि एलओसी पर अगर गौरव जी हैं, तो एलओसी पर ऐसे उड़ के नहीं पहुंच गए होंगे, वाया कश्मीर गए होंगे और कश्मीर की सड़कों पर टहलते हुए, रुकते हुए, बतियाते हुए। वैसे भी 60-65 बार आपका कश्मीर दौरा हो चुका है, अलग-अलग वजहों से। आइए सबसे पहले जरा 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद ये जानते हैं कि कश्मीर के बॉर्डर के शुरुआत से लेके और फिलहाल का जो अस्थायी बॉर्डर है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां 70 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद क्या माहौल है सर? भाई, पहली चीज तो सभी दर्शकों को भारत के मुकुट से बहुत बहुत जय हिंद। कश्मीर आता हूं तो छाती चौड़ी होती है और कुछ उस तरफ कांड भी हो जाता है। मैं पनौती हो गया हूं उन लोगों के लिए, तो जब भी आता है उस तरफ कुछ कांड हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी 2 लाइनें समझाता हूं और ये 2 लाइनें हर जगह फिट होती हैं। Set a precedent covertly, then use the precedent overtly. ये इस सरकार की काम करने की कार्यशैली है। मैंने आपको पहले भी बताया था, राम मंदिर का मुद्दा आस्था से जुड़ा है, इसलिए वो आएगा सुप्रीम कोर्ट से, और 370 का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो आएगा संसद से। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? सुप्रीम कोर्ट गया ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल जाए। जब सुप्रीम कोर्ट गया तो बहुत सारे लोगों के ऊपर लांछन लगाना शुरू करा, और मैं बड़े गुस्से में इस बात को बोलता हूं कि 50 बार समझाने के बाद भी, सैकड़ों बार समझाने के बाद भी जिस तरह की अमर्यादित भाषा भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए और जजेस के लिए इस्तेमाल करी जाती है, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट का अपना अच्छा है, बुरा है, जजमेंट आपके फेवर में आए तो अच्छा है, आपके अगेंस्ट में आए तो बुरा है, ये आप लोगों की सोच है, लेकिन आप वही कोवर्टली और ओवर्टली बात समझ नहीं रहे हो। तो पहले दिन जब लोगों ने शोर मचाया था, तब मैंने कहा था चिंता ना करो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की सील लगनी जरूरी है, जो लगेगी, क्योंकि सरकार ने बहुत सोच समझ के विचार के, कई वर्षों के विचार के बाद और प्रिपरेशन के बाद और स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके ये कदम उठाया है। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं पलटेगा टेक्निकल ग्राउंड पे, और कोर्ट कोई भी हो टेक्निकल ग्राउंड पे काम करता है। वही हुआ। लेकिन हाँ, जब कोर्ट में केस गया और जब तक जजमेंट आया, जो 4-5 महीने बीच में लगे, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लोगों को भड़का के बहुत पैसे कमाए। क्षमा करें, आप भी एक यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो सकारात्मक बात नहीं करते, जो एक्सपर्ट तो हैं लेकिन ज्ञान किसी चीज का है नहीं, सोचने की समझने की शक्ति है नहीं, लेकिन लोगों को बरगलाया गया, लोगों को भड़काया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जरूरी है क्योंकि अब इसको दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग और भारत का ताज बन गया है। आपने बात सही कही, उरी
110 किलोमीटर, जहां मैं हूं 120 किलोमीटर दूर है, 120-130 किलोमीटर श्रीनगर एयरपोर्ट से। और एयरपोर्ट उतरने के बाद मैं सीधा इधर आया। रास्ते में कई बाजार मिले, श्रीनगर के भी बाजार थे, उरी के भी बाजार थे, बारामूला के भी बाजार थे। ये बाजार बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके लखनऊ में, गोरखपुर में, नोएडा में, गाजियाबाद में इस वक्त चल रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रही है। डल लेक में अभी भी, आज भी, इस वक्त भी बोट राइड के लिए आपको वेटिंग पीरियड 30 मिनट का है, जो मेरे को अभी बताया। मेरी फ्लाइट में एक सीट खाली नहीं थी और मेरे साथ 4 फ्लाइटें उतरी थी। एयरपोर्ट पे बिल्कुल कुंभ मेला लगा हुआ था टूरिस्ट का। तो 370 हटने के बाद जो उधम काटा था महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने और गुलाम नबी आजाद ने भी, वो पॉलिटिकल है, जमीन पे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर पूर्ण रूप से सुधर गया है या पूर्ण रूप से ठीक हो गया है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, अभी हमें 5 साल और चाहिए। 2028 तक हम आपको वो कश्मीर देंगे जहां आपको शायद सोल्जर्स भी दिखाई ना दें रोड पे। लेकिन उसके लिए काम करना है, क्योंकि अभी भी ऐसे एलिमेंट हैं, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो सड़क पे हो, जो प्रश्न चिन्ह के अंदर आते हैं। जब आप कुछ सोचिए, 40-50 दशक से 40-50 4-5 दशक से आपने लोगों को भड़काया है, 2-3 जनरेशन बीच में निकल चुकी हैं, इतनी आसानी से तो नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक बात। मेंटल मेकअप, मेंटल थॉट प्रोसेस चेंज करने में नेचुरल समय लगता है। वो एक दिन में नहीं होता, वो किसी बंदूक से नहीं होता, वो केवल डेवलपमेंट से होता है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से होता है, जो सरकार यहाँ कर रही है, जो हम जैसे छोटे मोटे लोग अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी यहाँ करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। मैं बड़े गर्व से बात कहता हूँ, आप मुझे किसी भी कैटेगरी में डाल दीजिए, कि मुझे जो इज्जत और सम्मान कश्मीर में मिलता है, वो मेरे को अपने गाजियाबाद या नोएडा में भी नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जिस माहौल की बात की, आपने कश्मीर के बाज़ारों की बात की, कश्मीर के एयरपोर्ट और वहाँ के टूरिज़्म की बात की, वहाँ पर जो क्राउड इस समय एक अच्छा खासा क्राउड आ जा रहा है, खुशहाल है, सामान्य जीवन जी रहा है, उसकी बात की। इसी के साथ मैं बताऊँ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जब सुनाया जा रहा था, तो कश्मीर वैली, श्रीनगर से सारे बाज़ार खुले हुए थे, सारे स्कूल खुले हुए थे, सामान्य जनजीवन जिया जा रहा था। और मुझे लगता है कि इसी को देख के महबूबा मुफ्ती और उमर इनके फारूक साहब के लड़के उमर अब्दुल्ला, उन्होंने शुरुआत में ये अफ़वाह फैलाने का प्रयास किया कि साहब हमको तो नज़रबंद कर दिया है। ऐसे में इसका क्या अर्थ ये मान लिया जाए कि इस तरह की अलगाववादी मानसिकताओं को अब कश्मीर की ज़मीन से समर्थन तो छोड़ दीजिए, उसकी तरफ अब लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। वाक़ई अब कश्मीर बिल्कुल उसी तरह हो गया है जैसे तेलंगाना, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश? इसीलिए इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया, नज़रबंद कर लिया, कश्मीर को काट दिया, विशेष दर्जा हटा दिया, एलिनेट कर दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने तो यहाँ तक बोला, महाराजा हरी सिंह ने 1925 में, 1930 में ये स्पेशल स्टेटस बनाया हुआ था। इन मूर्ख लोगों से पूछा जाए कि उस वक्त भारत आज़ाद हो गया था। बिल्कुल सही बात और है। ब्रिटिश इंडिया का उदाहरण जब दे रहे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो सैकड़ों रियासतें मिली थी, तो सब रियासत अपना कानून नहीं चला सकते। भारत में विलय होने के बाद सब रियासतों का कानून कॉमन होगा, जो कि भारत का संविधान होगा और ठीक भारत बात। के तो जब इन लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती मोहम्मद हो या गुलाम नबी आज़ाद हो, ये अपनी राजनीतिक जमीन इनके नीचे से खिसक चुकी है हुँ, और ये राजनीतिक जमीन को टटोल रहे हैं कि कहीं से मिल जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव होगा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 30 सितंबर 2024 तक। तो अगले साल जब भी उचित
पीरियड होगा, अभी आज तो नहीं, लेकिन जब भी उचित पीरियड होगा, जो सरकार डिसाइड करेगी, सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर डिसाइड करेंगी, तब चुनाव होगा। बहुत सब एक एक प्रश्न लोग मेरे से कई बार लिखते हैं मेरे चैनल पे कि जी कुछ भी कर लो, भाजपा नहीं जीतेगी। मेरे को समझ में नहीं आता, इन लोगों की मानसिकता चुनाव से आगे बढ़ती ही नहीं है। भाजपा हो, नरेंद्र मोदी हो, संघ हो, अमित शाह हो, जो भी काम यहाँ करा जा रहा है, जो चाहे वो मेट्रो डेवलपमेंट, लोग कहते हैं इतना डेवलपमेंट कर दिया, भाजपा नहीं जीतेगी। मेरा उन ज्ञानी लोगों को केवल एक चीज है कि चुनाव के नैरेटिव से बाहर निकल के भी देखो, हम जो कर रहे हैं, हम चुनाव के लिए अभी नहीं कर रहे। हम पहले कश्मीर को अपनाना है, जो पिछले 40-50 साल तक नहीं अपनाया गया। हमारा झंडा लेके चलने की जरूरत नहीं है, भारत का झंडा बुलंद करना है। हमें भाजपा का झंडा बुलंद नहीं करना है, अभी हमें भारत का झंडा बुलंद करना है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं जीत पाएंगे, कश्मीर में भाजपा नहीं जीत पाएगी, मेरे ख्याल से उनकी राजनीतिक समझ, सोच और जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का ज्ञान शून्य है। ठीक ना बात है, हम बिल्कुल। ना हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने आए हैं, ना हमें यहाँ पर एक कश्मीर चाहिए जो किसी भी एंगल से, किसी भी छोर से, देश के किसी भी और हिस्से से कम ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। वहां भी भारत का झंडा बुलंद करे बिना भाजपा का झंडा बुलंद नहीं हो सकता। इसलिए हम जो भी आज कार्य कर रहे हैं, वो किसी की जात देख के, किसी का धर्म देख के, किसी का मजहब देख के क्या हमें मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां हम कोई भी कार्य ये सोच के करते हैं कि हमारा इसमें क्या फायदा है। जिस प्रकार से सरकार यहाँ काम कर रही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह से लगे हैं, फौज जिस तरह से काम कर रही है, सभी अंग फौज के, मैं केवल आर्मी की बात नहीं कर रहा, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, जितनी भी 40-50 एजेंसियां यहाँ कर रही हैं, हमारा केवल एक कार्य है और एक मकसद है, भारत के झंडे को बुलंद करना। बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक चीज और, आपने जब ये कहा कि बहुत सारे लोगों की एक शिकायत ये रहती है कि भाजपा वो नहीं जीतेगी, ये पॉलिटिकल नासमझी है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा। उसी के साथ साथ कुछ लोग ये बात भी कहते हैं, अच्छा उस बीच में आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पहले भारत है तब भाजपा है, भारतीय झंडा है तब भारत, किसी पार्टी का झंडा हो सकता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो। इसी के साथ एक ताना और दिया जाता है उन नासमझ लोगों द्वारा, पिछले 4.5 साल बीते हैं 370 को खत्म होने के बाद, अब तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई, यानी कि हमेशा के लिए दफन हो गया, 13 ही हो गई, उसका श्राद्ध कर्म हो गया 370 नाम की चीज का। एक ताना और दिया जाता है नासमझों द्वारा, कहा जाता है कि साहब हल्ला ये था कि 370 खत्म होने के बाद बाकी भारत के लोग वहां जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने खरीदा। वहां एक संख्या आपकी नॉलेज में डाल दूं, वो आपकी बात को और आगे बढ़ाएगा। ऑफिशियल जो संख्या है, 182 ऐसे लोगों ने जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते थे, वो जाके भारत के दूसरे हिस्सों से वहां उन्होंने लैंड और प्रॉपर्टी खरीदी है। लेकिन उसी के साथ अगर ये संख्या किसी को छोटी लगती हो, तो एक चीज मैं चाहूंगा कि आप इसको और आगे बढ़ाएं। 4.5 साल हो गए, संसद ने खत्म कर दिया था, लेकिन 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। तो एक जब अहज की अनिर्णय की स्थिति होती है, तो भी एक रफ्तार कम होती है। कोई भी आदमी प्रॉपर्टी या बड़ा इन्वेस्टमेंट इस लिहाज से प्लान करता है कि भाई बिल्कुल यकीन हो जाए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है पूरी तरीके से, कश्मीर हमारा है, सिर्फ नारों तक नहीं, जो 70 साल हमने नारे दिए और कस्में खाई कि भारत का अभिन्न अंग है, अब जाके वाकई अभिन्न अंग होगा। तो ये 182 की संख्या को 1,82,000 होते हुए कितना समय लगेगा? कैसे देख रहे हैं इस बात को आप? देखिए, मैं इस संख्या बल पे ज्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहा। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा पूर्ण रूप से जो फोकस है वो ये है कि भारत का झंडा बुलंद हो।
कश्मीर में एक जो रूल है वो ये भी है डोमिसाइल का, कि अगर आप यहाँ कहीं से भारत के किसी भी अभिन्न हिस्से से कश्मीर में 15 साल रहते हैं तो आप डायरेक्ट लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो आपने 180 182 लोगों की संख्या बताई वो थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे और लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जैसे रिसोर्ट हो गया, होटल्स हो गए, और जो टूरिज्म में और वो जो चीज़ें होती हैं वो सारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लोकल पार्टनर्स हैं, जिसमें जम्मू के बहुत सारे लोकल पार्टनर्स हैं, क्योंकि उनकी डोमिसाइल कश्मीर की है, तो वो लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये संख्या बढ़ेगी, पर सवाल मेरे से भी एक बार ये पूछा जाता है, आप जाके कश्मीर में बसोगे? तो मैं उन लोगों को बस इतना बताना चाहता हूं कि कश्मीर में कश्मीरियों ने मुझे 10 एकड़ तक लैंड ऑफर करी हुई है एज ए गिफ्ट, खरीदना नहीं, एज ए गिफ्ट। लेकिन मैं अपने घर छोड़ के क्यों आऊं? मेरा मकसद कश्मीर में बसना नहीं है। मैं गाजियाबाद में हूँ, गाजियाबाद, हाँ आप चैलेंज करते हो, चलो आ जाओ, अनंतनाग हो, शोपियान हो, कोई भी जगह हो, आप बोलो, मैं रहूंगा, 1 साल रहूंगा, 2 साल रहूंगा, 10 साल रहूंगा। लेकिन मेरा मूल जड़ें तो मेरे यूपी में है ना, तो बिल्कुल ठीक बात। मैं अपने घर में बसूंगा। आप भी भाई गोरखपुर से हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, आपकी जड़ें जो अवधी भाषा में आपकी जड़ें हैं, आप आके यहाँ रह लीजिए। लेकिन जैसे एक चीज जो मुझे नहीं पता लोग कितना समझेंगे इस बात को, लेकिन मेरी एक चीज होती है, मैं कितने भी ताज के होटल शेराटन में मखमली बिस्तरों में सो लूं, लेकिन जो मस्त नींद है ना वो घर के बिस्तर पे आती है। वो ठीक बात है। मोटी जो मतलब जो हार्ड मैट्रेस होती है ना मेरे घर में, जो हम गरीबों की जो मैट्रेस होती है, उस पे ही नींद पूरी आती है, होटल में नींद नहीं आती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इस बात से तो मुझे एक शेर मैं अपनी जड़ आपकी छोड़ के क्यों आऊं? बिल्कुल ठीक भाई बात है, मेरी बिल्कुल ठीक बात जड़ें वहां पर हैं, यूपी में है, मैं वहीं रहूंगा, वहीं यूपी की भाषा बोलूंगा, वही लड़कपन रखूंगा, लेकिन मेरे पेड़ की ब्रांचेस कश्मीर में होंगी जो यहाँ फल देंगी। बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। आपने जब आपने घर की बात कही, और ये बिल्कुल सही बात है कि भारत की विविधता इसी में है। ऐसा थोड़ी ना है कि सारे उत्तर प्रदेश वाले जाके कश्मीरी हो जाएँ, कश्मीर में घर मकान बना लें, तो ही कश्मीर हमारा है। ऐसी बात नहीं है। कश्मीर, कश्मीर रह के ही हमारा हो सकता है और यही बेहतर स्थिति होगी। आपने जब वो अपने बिछौने की बात की, अपने बिस्तर की बात की, मुझे एक शेर याद आया, कैसा भी हो अपना घर तो अपना घर ही होता है। गैरों के बिस्तर पर यूं ही नींद कहाँ तक आती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा गौरव जी, आप इस समय पुंछ में हैं और एलओसी ऑलमोस्ट एलओसी पे पुंछ हैं। नहीं, उरी, पुंछ नहीं, सॉरी, उरी, पुंछ दूसरी उरी, तरफ है। सॉरी, उरी में हैं और बिल्कुल एलओसी पे हैं। साहब, उस पार डेरा गाजी खान में लगभग पुलवामा जैसा एक अटैक हुआ है, और अभी तक की जो संख्या आई है वो 25 के लगभग पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात है। अभी तक अननोन लोगों ये सेवा कर रहे थे, अलग अलग तरीके से अज्ञात ये सेवा कर रहे थे। अज्ञात शब्द भी बड़ा चर्चा में है इधर। आप चाहे ट्विटर देख लीजिए, एक्स देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए, लोग अज्ञातों को नमन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ज्ञात है। यहाँ एक मतलब 25 की वो संख्या आई है, उसी के साथ पाकिस्तान तहरीके जिहाद पाकिस्तान, इस संगठन ने बाकायदे जो है वो इसकी जिम्मेदारी भी ली है। आप ये बताइए, कल ही सुप्रीम कोर्ट आपके 370 पर मुहर लगाता है, यानी कि हमारा कश्मीर हमारा होता है पूरी तरीके से। अब किसी तरह की कोई बात इसमें समाप्त हो जाती है। लोग विमर्श करना शुरू कर चुके हैं। मैं भी आपसे इससे आगे बात करूंगा कि अब पीओजे कब आएगा, और एक पुलवामा वहां बगल के पाकिस्तान में देखा जा रहा है। ये क्या चल रहा है सब? और उसी के साथ मैं भी जोड़ रहा हूं, आप एलओसी पे, तो ये रिश्ता क्या, ये क्रोनोलॉजी क्या है, ये सब क्या हो रहा है? गोलगप्पे खाइए और ये मत गिनिए कि आपने गोलगप्पा बनाया कैसे। हम्म। वो आपके मतलब की चीज नहीं है। आप गोलगप्पे खाइए ना, हम आपको गोलगप्पे खिलाएंगे जितने खाने। देखो, ये ठीक है। मेरी 5 अगस्त 2019 की शाम को मैं यहाँ था। तब से लेके अभी तक ये मेरी
62 ट्रिप हैं और 62 में से कम 50 ट्रिप ऐसी होंगी या 45 ट्रिप ऐसी होंगी जब मेरे लैंड करते ही कुछ कांड हो जाता है। तो मेरे जो मित्र हैं यहाँ पर फौज में वो कहते हैं सर रोज आ जाया करो। मैंने कहा भैया मैंने कहा मैं यहीं रह जाऊं। कहते नहीं रहा मत, आप रोज आ जाया करो क्योंकि आपके आगमन से कुछ होता है। अब मैं क्या बोलूं, महादेव की कृपा है, महादेव की भूमि पे हूं, ऋषि कश्यप की भूमि पे हूं, तो भक्त हूं महादेव का, तो तांडव तो होता ही है कहीं ना कहीं। चलिए आपने सवाल पूछा पीओजे कब आएगा। इसके लिए थोड़ा सा मेरा जवाब थोड़ा सा लंबा होगा, 2 मिनट दीजिए। आपको याद है एक नाम शाह फैसल? नौकरशाह जिसने इस्तीफा दिया फिर वापस आया। नौकरशाह था, इस्तीफा दिया। पार्टी बनाई। इस्तीफा दिया क्योंकि उसने यहाँ पार्टी बनाई और वो कहते हैं अलगाववादियों के साथ कार्य कर रहा था। फिर उसका भारत सरकार ने इस्तीफा वापस करके उसको नौकरी पे वापस रखा। डिपार्टमेंट कौन सा पकड़ाया? विभाग की जानकारी मुझे नहीं। ओके ओके। जम्मू कश्मीर का मूल आधार क्या है? टूरिज्म। टूरिज्म, ठीक है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जम्मू कश्मीर। शाह फैसल सुप्रीम कोर्ट गए 370 के खिलाफ। भाई कहीं से तो चिंगारी भड़क, भाई जब आपने पार्लियामेंट में 370 हटा दी और अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चाहिए, तो आपको कहीं तो चिंगारी लगानी है बॉनफायर में। ठीक बात है, रोटी तभी सेकेगी। शाह फैसल ने नौकरी में रहते हुए वो चिंगारी लगाई कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 को चैलेंज कर। लगाने के 1-2 महीने के बाद शाह फैसल ने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम्हें विड्रॉ करना है तो करो, लेकिन अब हम ये केस नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम इसको निष्कर्ष पे ले जाएंगे। और उसके बाद जो 25-26 और पिटीशन आई, क्योंकि उसका देखे देखी और पिटीशन आ गई। लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगता ये पूरा एक खेल था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए? ठीक बात है, समझ में आती है तो बात। आप जब सोशल मीडिया पे बैठ के शाह फैसल को गालियां मार रहे थे, मैंने तब भी लोगों को समझाया था ठंड रखा करो, नैरेटिव की लड़ाई से राजनीति नहीं, देश नहीं चलता है। देश चलता है कुछ गूढ़ राजनीति से और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से। ये सोशल मीडिया में उधम काट के और 10-10 हजार, 20-20 हजार, 5-5 लाख रुपए लेके नैरेटिव चलाना और ट्रेंड चलाना, जिसमें बहुत सारे राइट विंगर घुसे पड़े हैं, कांग्रेस से पैसे लेके इधर उधर से लेके और ट्रेंड चलाते हैं। मैं तो जानता हूं, मैं उस ग्रुप का था। जब इन लोगों ने मेरे को फोर्स करा कि आप भी ट्रेंड करो, तो मैंने कहा नहीं भाई ये गलत है, ये मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा। लोग मुझे पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और शाह फैसल आज का है जॉब में टूरिज्म संभालना। जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत का अभिन्न अंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आ गई। मिडिल ईस्ट में कोई शोर मचा? कहीं नहीं साहब, घर से लेके बाहर तक कहीं कोई शोर नहीं। दुबई में, कश्मीर की गलियों में, कश्मीर का जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं श्रीनगर के, जो प्रॉब्लम है, चाहे वो अनंतनाग हो, शोपोर हो, और जो नीचे के हैं जहां पर पत्थरबाजी होती थी, वहां से लेके दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान को छोड़कर 57 नेशन, जो भी 56 नेशन जो हैं, अमेरिका हो, कोई भी हो, शोर मचाया? कहीं नहीं। शोर किसने मचाया? अब आप ये सोचिए। शोर मचाया पी चिदम्बरम ने, शोर मचाया कांग्रेसियों ने। इन लोगों ने ये बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को बहाल करने की रास्ते फिर से ढूंढेंगे। एक चीज जब मैं ये बोलता हूं, इसके साथ थोड़ा इतिहास देखिए। जब तक भारत में कांग्रेस की सत्ता रही,
पाकिस्तान में रोटी के लाले नहीं थे, पाकिस्तान के पास अपूर्व पैसा था। बहुत महत्वपूर्ण बात। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार हटी, पाकिस्तान का कटोरे का साइज बड़ा होता चला गया। बिल्कुल ठीक बात। और आपके एलओसी पे इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, आपकी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कम हो गई। किसी टाइम हमारे सेना के जवानों के सिर काट के ले जाके पाकिस्तान में फुटबॉल खेलते थे उनके सिर से, आज वो खत्म हो गया। हिम्मत नहीं है इधर की तरफ आंख उठा के देख लो, तुम एक आंख उठाओगे हम तुम्हें, अब ज्यादा नहीं, इमोशन में ज्यादा हो जाता है ना, क्या करूं, ऐसी जगह बैठा हुआ हूं जहां जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते। मैं इस बात को समझा जा सकता है। तो जी। आप ये बात समझिए कि 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसके खिलाफ कौन था? उसके खिलाफ आपके बुद्धिजीवी थे, आपके इंटेलेक्चुअल थे, आपके जेएनयू गैंग था, आपका लाल सलाम था, आपकी कांग्रेस थी। अगर अब भी आपको भारत के दुश्मन दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो आपके बीच में बैठे हैं, जिनको आप तालियां पीट पीट के पढ़ते हो, सुनते हो, उनकी कमाई बढ़ाते हो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, आज कश्मीर में कुछ नहीं है, शोर यहां नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और जिन्होंने मुकदमा लड़ा, बहुत सारे वकीलों ने मुकदमा लड़ा 370 के विरोध में, उनमें से एक कपिल सिब्बल साहब, स्वनाम धन्य, उनका जैसे ही ये फैसला आने वाला था उसके कई घंटे पहले उनका ट्वीट था, एक्स पोस्ट थी, उन्होंने कहा कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। यानी वो खुद जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक जो कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी का या उस पूरा इकोसिस्टम का, उसको पूरा कर रहे थे वो, ऐसा लगता है। अच्छा गौरव जी, एक मिनट, मैं यहाँ आपने जी एक चीज बताना चाहूंगा। कपिल सिब्बल का इतिहास उठा के देख लिए, इस आदमी ने हर वो केस लड़ा है जो भारत के अगेंस्ट है। बिल्कुल। इसने क्योंकि पैसे के पीछे आदमी इतना पैसा और पावर ऐसी चीजें, इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसको अपने राष्ट्र का हित दिखाई नहीं देता। हम अपने स्वयं से बाहर नहीं निकल पाते, हमें राष्ट्र का हित दिखाई नहीं देता है। जब हम बिल्कुल ठीक बात। इजराइल की बात करते हैं, भारत को इजराइल होना चाहिए, तो भारत इजराइल में कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसी अदालतें हैं, कपिल सिब्बल कांग्रेस जैसा विपक्ष है। तो टर्माइट तो हमारे अंदर बैठे हैं। और जहां तक आपने कहा, आपको कपिल सिब्बल की बात याद रही, सुबह का ट्वीट, लेकिन आपको गौरव प्रधान की बात 4 महीने पहले याद नहीं रही, क्योंकि जजमेंट तो मैंने 4 महीने पहले बता दिया था। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आप जिस मानसिकता की बात कर रहे हैं और आप जो महंगी फीस और हारने वाले मुकदमे लड़ने की बात कर रहे हैं, ये फैसला आने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट कोई अग्रवाल साहब हैं, मैं उनकी एक बाइट सुन रहा था। उन्होंने कपिल सिब्बल को बाकायदे उद्धृत करते हुए, उनको उनका रेफरेंस देते हुए ये कहा कि हो सकता है कि अब भी, एक वकील के नाते वो बता रहे थे कि देखिए इसका एक और काउंटर पिटीशन वगैरह जा सकती है, ये रास्ते खुले हुए हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई वहां जाना और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना तो पैसे का मामला होता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के पास अभी भी फॉरेन की फंडिंग कुछ बची हो, तो वो हो सकता है कि आगे पिटीशन दाखिल करें। और ये बात उन्होंने मतलब ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने बाकायदे ये कहा कि वो हमारे वकील मित्र हैं, सीनियर वकील मित्र हैं, लेकिन फिर भी ये मैं कह रहा हूं, तो ये बात समझ में आती है। अच्छा गौरव जी, मैं अब दूसरी तरफ आपको ले चलूंगा। 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर तो छोड़ दीजिए, लगी है अब। 4.5 साल पहले जब संसद से खत्म हुआ, तब भी कोई समाज ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया, वहां जमीन पर ऐसी कोई बात नहीं आई। तब से 4.5 साल से एक लंबा वक्त बीत गया। अविनाश भाई, एक सेकंड, बलराम जी। एसी ऑफ कर दो और मेरे को एक चाय पिला दो। तो 4.5 साल में हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट से लेके, सुंदरीकरण से लेके, तमाम तरह के इवेंट भी हो गए, G20 की समिट भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि आप 30 सितंबर तक वहां चुनाव करा दीजिए और पूर्णकालिक स्टेट का दर्जा जो है वो कश्मीर को वापस कर दीजिए।
ये दो बातें पहले ही क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री सदन में कह चुके हैं कि बहुत जल्दी हम चुनाव वहां कराएंगे, स्टेटहुड हम वापस करेंगे। रही बात कोर्ट में, तो कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने यही लिख के दिया और उसी आधार पर उन्होंने कहा, और यहां भी उन्होंने कोर्ट के पाले में कोर्ट ने जो है वो पूरी तरह सरकार के पाले में डाला है। उन्होंने कहा कि जब स्थिति हो जाए आप ऐसा कर दीजिए, यानी कब स्टेटहुड उनको मिलेगा और कब इलेक्शन होगा। सुप्रीम मैं कोर्ट का आपसे ये पूछ रहा जज, हाँ बोलिए 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आप हाँ, ये मैं आप बस अपनी अंतिम बात ये कहूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन तमाम डायरेक्शंस, सरकार के अपने इरादे कि हम वहाँ बहुत जल्दी चुनाव करा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन कि सितंबर की एक डेट, क्या जम्मू कश्मीर अब विधान के लिए पूरी तरह तैयार है? वहाँ की जनता पूरी तरह तैयार है? वहाँ का समाज पूरी तरह तैयार है? मैं कुल मिला के ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, ऐसे ही एक इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है पूरी तरीके से? भाई, मैंने अपने इस शो के शुरुआत में एक शब्द बोला था, प्रेसिडेंट आर सेट कोवर्टली एंड ओवर्टली द प्रेसिडेंट आर फॉलोड। राइट, गहरी बात है, 2 लाइनें हैं राइट, छोटी सी, बहुत गहरी बात है। कोर्ट ने क्या कहा, जब परिस्थितियां अनुकूल हों तो आप चुनाव करा दीजिए। करा लीजिए। 30 सितंबर 2024 की डेट दी है, लेकिन वो आपकी गर्दन पे तलवार नहीं लटकाई है। यानी अगर आप 30 सितंबर को जाके बोलेंगे कि भाई साहब हम नहीं करा सकते क्योंकि सिचुएशन ABCD ऐसी ठीक नहीं है, तो कोर्ट कहेगा ठीक है 4 महीने और ले लो, 6 महीने और ले लो। तो पहली चीज, आपने एक तरह से उन शक्तियों को शांत करा जिनको जो चुनाव 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 का शोर मचा रहे हैं, पर आपने सरकार के हाथ में एक चाबी भी दे दी है कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना हो, नॉर्मलसी ना आए पूर्ण रूप से, तब तक आप चुनाव ना कराएं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको एक वैसे तो मैंने कई बार इस बात को लिखा है, लेकिन ज्यादा ना बोलते हुए एक छोटी सी बात बोल दूं कि आज से लेके 30 सितंबर 2024 तक भारत में बहुत कुछ होगा। हम्म, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कह रहा हूं। हम्म। भारत में भी होगा, उस पार भी होगा। तो धैर्य रखिए, सरकार पे विश्वास रखिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपकी भारत की फौज, भारत की सभी फौज के सभी अंग और हमारे जो अननोन मैन हैं वो अपने कार्य पे लगे हुए हैं। जब परिस्थितियां नॉर्मल होंगी तो चुनाव भी हो जाएंगे, ठीक और बात है, चुनाव जब होंगे तो चुनाव इसलिए नहीं लड़े जाएंगे कि भाजपा को जीतना है, चुनाव ठीक बात। इसलिए लड़े जाएंगे कि भारत का झंडा कश्मीर में बुलंद बहुत हो और बड़ी बात है। अखंड कश्मीर में भारत का झंडा बुलंद हो। बिल्कुल ठीक बात है। और हमने पिछली जो चर्चा आपसे कश्मीर पे की थी, वहाँ से दर्शकों हमने एक शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया है, अखंड कश्मीर। अखंड कश्मीर जब प्रारंभ के इस मंच से हम कहते हैं, तो हमारा आशय होता है कि वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो आज हमारा हिस्सा है, लेकिन एक हम सारे भारतीयों, एक-एक भारतीयों के सीने में इस बात का दर्द तो हमेशा है कि हमारा पीओजे जब आके हमारे कश्मीर से मिल जाएगा, तब जाके कहीं होगा हमारा अखंड कश्मीर। हमारी अखंड कश्मीर की अवधारणा यही है। अच्छा अंडा गौर हमेशा, मैंने आज से नहीं 10 साल से लोगों को सिखा रहा हूं, सरकार का काम करने का तरीका 2 फंडामेंटल पॉइंट है। हुँ, अपनी लकीर को लंबा करो, दूसरे की मत ठीक बात। काटो। बिल्कुल और ठीक बात। दूसरी बात, अंडा अंदर से फूटता है तभी उसमें जीवन आता है। अगर अंडा बाहर से फूटेगा तो जीवन का लॉस होगा, जीवन का नुकसान होगा। और अगर भारत को बुलंद करना है, अगर भारत को संपन्न राष्ट्र बनाना है, तो अंडे को अंदर से ही फूटना चाहिए ताकि वहां एक जीवन का निर्माण हो, ना बहुत कि बड़ी एक बात। जीवन आप खत्म करो। बहुत महीन बात आपने कही है। दर्शकों, अंडा अंदर से फूटे तो वो जीवन देता है। यानी कि पीयूजे के अंदर से ये बात शुरू होगी
और अंदर से ही जब ये बात चुकी शुरू है, होगी तब वो होगा सहज प्रक्रिया, हो घर चुकी है, वापसी हो हो चुकी है, चुकी बिल्कुल हो चुकी है। और आपने और भी चलते चलते, और हाँ जी, कल के प्रकरण में, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी जजमेंट दिया है। हम्म, वो ये दिया है कि भारत सरकार आज की या मोदी सरकार को संपूर्ण अधिकार है यूनियन टेरिटरी बनाने का, उसका एरिया बड़ा करने का, राज्यों का निर्माण करने का, पुनर्गठन करने का। उसका एक छत अधिकार है, संसद का अधिकार है। जो शब्दावली इस्तेमाल बिल्कुल, हुई है, ये सरकार नहीं बोला है, संसद बोली है। संसद बोला है, सर बोला किसकी है है? जी। भगवान राम मुस्कुरा के युद्ध जीत जाते हैं, श्री कृष्ण नीति से जीतते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक बात है। राजी खुशी सब हो जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। अच्छा, एक चीज नहीं, आपने भी नहीं, चलते मैं कुछ चलते और जो है बोल ना, रहा मैं कुछ और बोल रहा था। हाँ हाँ, लोकसभा कौन कंट्रोल करता है? मोदी सरकार कंट्रोल कर सकती है, ठीक बात है। मोदी जी, हाँ, ठीक ठीक है। बात है। वहां मेजोरिटी है, राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा मोटा भाई कंट्रोल करते हैं। राम और ठीक कृष्ण बात, दिख गए, ठीक बात है। या यूं बिल्कुल कहें ठीक राम बात, और लक्ष्मण दिख गए आप। ठीक बात, ठीक है ठीक ना? बात। तो भगवान श्री राम मुस्कुरा के काम करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, या तो भाजपा सरकार बनाती है या मोटा भाई सरकार बनाते हैं। तीसरा कोई इस देश में सरकार नहीं बनाता है, ठीक और बात है। हम भी पता नहीं। नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से अपने आप ये निकल रहा है। देखिए, मैं कोई प्लान करके, मैं कोई सोच के नहीं बोल रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का ये जब आया कि कितने भी यूनियन टेरिटरी बना सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, तो कश्मीर का साइज बड़ा क्यों? एक आध और नई यूनियन आप टेरिटरी भारत में शामिल आप हो जाए, एक आध अविनाश नया भाई, स्टेट। आप कश्मीर पे टिके हैं, मैं आपको कहीं और ले जा रहा हूँ। मैं मैं कहीं और ही जा रहा हूँ। मैंने कहा कश्मीर अगर सेट है, कश्मीर सेट है। कश्मीर की आप टेंशन छोड़ो, कश्मीर मैं सेट है। कश्मीर, मैं 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 आपको भारत वाले पता है कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं भारत वाले कश्मीर की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उधर वाले कश्मीर की भी बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं भारत का जो दूसरा पेन पॉइंट है सबसे बड़ा, ओहो, चिकन नेक। यस, 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 आने वाले समय में जहां तक मेरा आंकलन है, बंगाल को चिकन नेक के नीचे सीमित कर दिया जाएगा। और इसकी तैयारी आज से नहीं, इसकी तैयारी पिछले 5 साल से चल रही है। और ऊपर की जगह यूटी बनाई जाएगी शायद। देखते हैं, ये मेरा आंकलन है। रणनीति, मैं किसी सरकार में नहीं हूं, नहीं मैं नहीं, कोई एडवाइजर नहीं हूं, मेरे को कोई बता नहीं रहा, लेकिन ये मेरा अपना आंकलन है। और ये मैं पिछले 3 साल से बता रहा हूं, बोल रहा हूं लोगों को। जब भी लोग भड़कते हैं बंगाल के नाम पे, तो मैं उनको यही बोलता हूं, शांत रखो, विश्वास रखो नेतृत्व पे, जो होगा राष्ट्र हित में होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी के साथ एक चीज और मुझे मतलब अब इस चर्चा को अगर मैं आखिरी पायदान की तरफ ले चलूं, तो आपसे कई बार जब भी बात हुई है, तो हम लोगों ने एक कंक्लूजन जरूर निकाला है कि बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है जो इस देश की न्यायपालिका को जब तब अजीब तरह के उल्हाने, अजीब तरह की बातें बोलती रही। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि चर्चा में कई बार आपने कहा है कि अवनीश भाई, जरा एक भी फैसला बता दीजिए बीते 9 साढ़े 9 साल में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने कोई दूरगामी नुकसान जैसा कोई फैसला दिया हो। तो यहाँ भी आप देखिए, मुझे लगता है कि अब लोगों के अंदर जो है, हमारे जुडिशरी को भी लेके राय बदल, क्योंकि यहाँ तो माहौल ये होता है कि एक मैंने फैसला आया हक में तो लोग खुश हो जाते हैं, दूसरा फैसला अगर उनको पसंद नहीं आया तो लोग जो है, सोशल मीडिया क्या हो गया है कि अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी, खैर ये भी एक अजीब चीज है। तो मैंने यहाँ एक बात की, मैंने इस हमेशा बात की और पुष्टि होती है ना कि कोर्ट ने हमेशा सम्यक फैसले दिए हैं। मैंने हमेशा एक बात बोली है, राम मंदिर का जजमेंट कोर्ट के माध्यम से भारत को दिलवाया गया। ठीक बात, ठीक है, और 370 संसद से लिया गया। कोर्ट भी कोर्ट में भी कुछ जजेस राष्ट्रभक्त हैं,
मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रभक्त हैं। बिल्कुल सही बात। अब अगर जब भी आप ये बात करते हैं तब आप कुछ लोग हैं जिनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत छोटी है, दायरा बहुत छोटा है, एक्सपोज़र शायद ना होगा, लेकिन सोशल मीडिया के ज्ञानी लोग हैं, एक्सपर्ट हैं। वो बोलते हैं एलजीबीटीक्यू पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया, वो निर्णय दे दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? लाल सलाम, तुम एलजीबीटी में खुश रहो, हम भारत को निपटाते हैं। तो आपको एक तरफा लेके नहीं चलना है, छोटे मोटे ऐसे फुलझड़ियां छोड़ते रहना है। ठीक अब बात। अविनाश भाई, आप भी एलजीबीटीक्यू में नहीं आते, मैं भी नहीं आता, हमारे परिवार भी नहीं आते, हमारे बच्चे भी नहीं आते। तो एलजीबीटी को खुश रखो, उनको कच्चा बनियान पहन के घूमने दो, झंडा उखाड़ के घूमने दो, करने दो जो कर रहे हैं। बॉलीवुड से ही तो निकलता है ना ये सारा। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जब तक वो उस नशे में नाच रहे हैं, हमने राष्ट्र के हित में और निर्णय दे दिए। ये तो तो देखो, वही वाली बात हो गई। ऐसे ही देश बनाया जाता है। देश ऐसे नहीं बनाया जाता कि तुमको हम मार देंगे, फोड़ देंगे, भगा देंगे, नदी में डुबा देंगे, समंदर में डुबा देंगे। ऐसे काम नहीं होते, ऐसे देश नहीं। नहीं। भारत का हर बच्चा जो भारत की धरती पे जिसने जन्म लिया है, वो भारतीय है, वो भारतीय है और वो भारतीय रहेगा, चाहे बिल्कुल वो ठीक बात है। जब जाति, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो भी हो, जिसमें भी आता है। और बिल्कुल ठीक बात। भारत एक उभरती शक्ति है, एक विश्व गुरु है। हम दुनिया से आइसोलेट होके जजमेंट पास नहीं कर सकते। और शायद एलजीबीटी की प्रॉब्लम जो है वो कोर्ट से ज्यादा पारिवारिक है, वो कोर्ट से ज्यादा पारिवारिक है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक बिल्कुल है ना? ठीक बात है। किसी व्यक्ति का उसका अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, क्या नहीं है, ये उसके परिवार, उसके समाज, उसके घर परिवार और उसके दायरे के बीच की बात है। और यहाँ जब आपने ये एलजीबीटीक्यू वाली बात उठाई ना कि इस तरह के छोटे-छोटे फैसले, तो ये वही वाली स्टाइल हो गई कि साहब बच्चों को आपने कंचे, गोलियाँ और थोड़े से बबल गम, च्युइंगम दे के आपने कह दिया कि लो पप्पू, रामू, श्यामू, कान्हू मस्त रहो और यहाँ पर जो है बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। जिस तरह आजकल अगर युवा माता पिता को आपस में समय व्यतीत करना है, तो वो क्या करते हैं? बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, शांति से बैठ के खाना खाना है, तो उनको क्या करते हैं आजकल के माता पिता? बच्चे के मोबाइल हाथ में दे मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा मोबाइल में घुसा रहता है। आप अपने आराम से इवनिंग एंजॉय करके और जो आपकी प्राइवेट डेट्स है आप एंजॉय करके घर वापस आ जाते हैं। यही ठीक यहाँ बात। है। आपने उन बहुत बच्चों का एलजीबीटीक्यू का झंडा लॉलीपॉप पकड़ा दी और इधर जो सीरियस इश्यूज हैं देश के, उसको आप रिजॉल्व कर रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। और खैर आपका भी आपने खुद ही कहा बातचीत की शुरुआत में ही कि यहाँ वहाँ के लोग आपको पनौती कहते हैं कि साहब मतलब आप खुद को पनौती कहते हैं कि जब आप कश्मीर जाते हैं तो कुछ न कुछ हो जाता है। अब आप गए तो पाकिस्तान का पुलवामा करा बैठे। वैसे पाकिस्तान में रावलपिंडी में मेरा नाम है केकेएच। हुँ, केकेएच का फुल फॉर्म है कुत्ता कमीना हरामी। और ये नाम आज का नहीं है, ये आज से 8 साल पहले मुझे दिया गया था। डॉक्यूमेंट काफ़ी प्रूफ है प्यार मेरे करते हैं। काफ़ी प्यार पास। करते हैं उधर के लोग आपको। बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत बुलाते हैं, इधर आ जाओ, बिरयानी खिलाएंगे। मैं कहता हूँ मुझे बिरयानी खाने का शौक नहीं है। तो मेरे चाहने वाले तो सारे उसमें बैठे हैं ना, सारी दुनिया में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और गौरव जी जिस तरीके से आप इस समय कश्मीर में पदस्थापित हैं, कश्मीर में हैं, मौजूद हैं, मुझे लगता है कि अच्छा ये बताइए हम इस समय एलओसी पर नहीं हैं भारत में, लेकिन हमें भी अगर पाकिस्तान में पुलवामा हुआ है, डेरा गाजी खान में ये सारी अभी तो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और भी खबरें आएँगी। दर्शकों तक भी ये खबरें पहुँच गई होंगी, 25 एक पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ पे मार दिए। अभी तक अज्ञात लोग मारते थे, इस बार ज्ञात लोगों ने मारा है। तो अब ये क्या नेक्स्ट लेवल मामला जा रहा है? ज्ञात, अज्ञात दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ काम करेगा साहब? कुछ जाने, कुछ पहचाने हम और कुछ इतना अनजाने। कंफ्यूज
हम इतना कंफ्यूज करेंगे, इतना कंफ्यूज करेंगे, इतना कंफ्यूज करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पैंट के बटन लगाने हैं, शर्ट के बटन लगाने हैं। बिल्कुल ठीक बात। और ये कॉन्फिडेंस जो आपकी बात में दिखाई दे रहा है, जो भारत में दिखाई दे रहा है, भारत की सरकार में दिखाई दे रहा है, और हमारी फौज पर, हमारी सीमाओं पर तो कभी किसी भारतवासी को कोई शक रहा ही नहीं। होंगे कुछ गए गुजरे लोग, कुछ बददिमाग, कुछ बदतमीज, कुछ राजनीतिक बेवकूफ लोग जो भारत की सेना पर भी सवाल उठा दिया करते रहे हैं कभी, और अभी भी उनका वश नहीं चल रहा, क्योंकि उनको पता है कि जनता जो है उनके हलक से जबान खींच लेगी अगर इस तरह की बातें वो अब करेंगे। मैं मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कैमरा मेरे को फेस कर रहा है, मेरे सामने दरवाजा है, और दरवाजा जब खोलता हूँ तो मेरे सामने लगभग 200 मीटर या शायद 400 मीटर पाकिस्तान पोस्ट है, जिसकी नजर हम लोगों पे बिल्कुल ठीक बात है। रहती ठीक है। बात। एक वो जगह है जहां से उरी में मैसेकर हुआ था फौज का, हुँ। वो एंट्री पॉइंट। तो देखो बिल्कुल ठीक बात। समय बदल गया है। एक समय था जब हमारे जवानों के सिर काट के ले जाके वहां पर फुटबॉल खेली जाती थी, और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके बैठ जाते थे कटोरा लेके कि भाई साहब कुछ करो। कुछ करो। आज वो समय आ गया कि तुम हरकत तो करो, तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को उखाड़ देंगे हम। नतीजा ये है कि टोटल शांति है। बिना शक्ति से शांति स्थापित नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। बिना एक शक्ति से पिता एक पिता को भी घर में मजबूत होना थप्पड़। पड़ता है बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए, तो बिना शक्ति के नहीं हो सकती। और जैसे जैसे भारत सरकार आगे बढ़ती गई 2014 के बाद, पाकिस्तान भिखारी होता चला गया, कटोरे का साइज बढ़ता चला गया। ये बात तो बिल्कुल स्थापित है, और ये हकीकत ऐसी कड़वी हकीकत है, खुली हकीकत है, नंगी हकीकत है कि जो कि किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर आँख द्वारा देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। ये और क्रोनोलॉजी बहुत जितना क्लियर है। जितना उनका कटोरे का साइज बड़ा होता जा रहा है, उतनी विचलितता कांग्रेस के अंदर है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आप ही के शो में बोला था, जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ अभी तक, तो अब तो उसकी क्लिपें आती हैं व्हाट्सएप पे। तो उसमें मैंने बोला था भारत की आज़ादी 26 मई 2014 को हुई थी, 15 अगस्त 1947 को नहीं हुई थी। 26 26 मई 2014 सुबह 10:55 तक भारत विदेशी ताकत के हाथ में खेल रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। उस वीडियो का लिंक काफ़ी स्नेह मिला है उस चर्चा को, और उसका लिंक भी हम इसी में डाल देंगे। इसी के साथ अगर मैं अब आज की इस चर्चा का अंतिम कोट अगर अपनी तरफ से कहूँ, तो उसके बाद चाहूँगा कि आप इसका समापन करें। आपने जब ये कहा कि 2014 में पहली बार आज़ादी मिली भारत को, उसी के साथ अब ये भी कहा जा सकता है कि 370 खत्म होने के बाद पहली बार अब जाकर कश्मीर का शेष भारत में विलय हुआ है। अब तक का जो विलय था। अभी मैं नहीं बोलूंगा, अभी मैं थोड़ा 1 साल वेट करूंगा। मैं बहुत गर्व के साथ कुछ समय बाद बोलूंगा, कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हुआ है। अखंड कश्मीर का। जी। बहुत बड़ी बात। देखिए, जब आप कितना भी जब हम आप कितना भी कश्मीर कम बोल रहे बोलिए, आप कितना भी कम बोलिए, हमने अपने दर्शकों को ये पहले समझाया कि अखंड कश्मीर हम कहते किसको हैं, और अब आपने मान लिया कि अखंड कश्मीर 1 साल की मियाद आप देख रहे हैं। भाई साहब, जब हम कश्मीर बोलते हैं तो उधर का सारा हिस्सा मतलब कश्मीर बोलते हैं। ठीक बात। ठीक है ना? टुकड़ों में जीना सनातन का विश्वास नहीं है। सनातन संपूर्ण है। बिना पूर्णता के, जब तक कोई चीज पूर्ण ना हो तो कैसे छोड़ दें हम नहीं छोड़ सकते। तो अभी इस वक्तव्य पे मैं रिजर्व रहूंगा कि कश्मीर का भारत में विलय हो गया, मैं कहूंगा संपूर्ण कश्मीर का भारत में विलय हो गया। वो वक्त आएगा, जल्दी आएगा। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं।
जी, बिल्कुल। और आपको धन्यवाद देते हुए चलिए आपके उस कथन में एक छोटा-सा परिवर्तन करता हूँ और उसको मैं अपना कथन बना लेता हूँ कि बहुत जल्दी ही वो समय आ रहा है जब अखंड कश्मीर का भारत में औपचारिक और पूर्ण रूप से विलय होगा और ये दिन भी हम देखेंगे। और मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, फलाने हैं तो मुमकिन है। ये बात तो देखी जा रही है, ये बात देखी जा सकती है, ये समझी जा सकती है। गौरव जी, आप एलओसी पर हैं, वहाँ का मौसम अच्छा खासा होगा और अरे 4 डिग्री है यार, कुल्फी जमी हुई है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, तो आप चाय पीजिए और हमें उम्मीद है कि आप को एक अच्छी वहाँ पे नींद आएगी और हम आपसे ये ज़रूर चाहेंगे कि अगली 2 जितने दिनों की भी आपकी यात्रा हो, वो इस यात्रा का जब समापन हो और जब आप वापस आ जाएँ, तो एक चर्चा हम लोग और करें। उनमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, कश्मीर को ही लेके, जहाँ पर हमें आपसे बातचीत करने की आवश्यकता है और दर्शकों तक भी वो बात पहुँचनी चाहिए। तो मेरा दर्शकों आपके दर्शकों को एक वचन है कि कश्मीर के बारे में जो भी बात आपको बताऊँगा, जो भी बोलूँगा, वो पूर्ण रूप से ऑथेंटिक होगी। वो मसाला लगा के, मेरी तो आदत ही नहीं है, ना मैं मसाला लगा के बोलूँगा, ना किसी को खुश करने के लिए बोलूँगा। जो ऑथेंटिक बात है यहाँ की, जो मैं खुद महसूस करता हूँ, देखता हूँ, चलता-फिरता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, वही बात मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल ठीक बात है। हम भी किसी ड्राइंग रूम ज्ञानी व्यक्ति से बात कर सकते थे बैठ के किसी पे, बड़ा आसान होता है। वो एक शेर है ना कि बड़ा आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। तो हम भी दिल्ली एनसीआर या किसी 5 स्टार होटल के कमरे में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते थे और उस पर कश्मीर पे ज्ञान ले सकते थे। लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट के सिस्टम के वेन्यू पर और ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, तो होता है ना कि एक गाज़ियाबाद वाला जब वहाँ पर बैठा हुआ तो मैं तो आपको कश्मीरी मान के बात कर रहा हूँ। और हम कोई न्यूज़ चैनल आप नहीं है, अगर कैसे न्यूज़ चैनल होते गौरव जी तो अब तक तो चिल्ला रहे होते, कश्मीर से सीधे एलओसी से सीधे गौरव प्रधान जी। तो हैं? ये भी नहीं है, हम दरअसल चाहते ये हैं कि जो भी असल तापमान हो ज़मीन का, वो तापमान दर्शकों तक पहुँचे, भैया, समाज तक पहुँचे। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं एक बहुत मामूली आम इंसान हूँ आपकी तरह, दर्शकों की तरह। इसलिए ये आप कभी मत सोचिए कि मुझे कोई चैनल पे बुलाएगा, मेरा कोई नाम भी नहीं जानता है, ठीक है? तो मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, ये चैनल नहीं, के मैं बड़े-बड़े। बिल्कुल, मैंने मैंने अपने बारे में कहा, मैंने प्रारब्ध के बारे में कहा कि हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, अदरवाइज़ तो अब तक ब्रेकिंग शुरू हो गई होती कि साहब हमारे फलाने जी एलओसी पे सीधे बैठे हुए हैं और यहाँ तो आप सोचिए ना एक से एक ग्राफ़िक्स लगा के लोग चंद्रयान दिखाते हैं, चंद्रमा पे पहुँच जाते हैं, वहाँ सुरंग में घुसी रहती हैं लड़कियाँ स्टूडियो में। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। बहरहाल दर्शकों आइए हमें उम्मीद है कि ये चर्चा जो कि सीधे-सीधे पुंछ से उड़ी से फिर मैं कुछ बार-बार गलती मैं बार-बार पुंछ हुई। कह दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। उड़ी से उस समय हो रही है जब पाकिस्तान की तरफ एक पुलवामा हो चुका है और इस बार अज्ञात नहीं बल्कि ज्ञात लोगों ने किया है। इस पर आगे जब भी अगर कोई बातचीत होगी तो उसको भी हम लेके आएँगे। फिलहाल आज की इस चर्चा में, महत्वपूर्ण चर्चा में इतनी दूर से, इतनी व्यस्तताओं के बीच हमें समय देने के लिए एलओसी से गौरव प्रधान जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। गौरव जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के जय साथ हिंद। हमें और गौरव जी दोनों को